लोग कहते थे ये कोई साधारण लेपर्ड नहीं था। कुछ कहते थे वह शापित था। कुछ कहते थे वह आत्माओं का वाहन था। और कुछ कि वह खुद रुद्र का दूत था, जो मानवों के पापों का लेखा जोखा लेने आया था। एक ऐसा लेपर्ड जो इंसान का मांस खाने लगा था। और सिर्फ एक नहीं, दर्जनों जाने, एक के बाद एक। वो किसी जंगली जानवर की तरह नहीं आता था। वो रात की तरह उतरता था, बिना आवाज, बिना चेतावनी। और सुबह किसी टूटी हुई झोपड़ी का दरवाजा बजता था, और कुछ चीखों की गूंजें जो हवाओं में फैली रहती थी। इस आदमखोर तेंदुए ने 1918 से 1926 8 वर्षों तक 500 वर्ग किलोमीटर में आतंक फैलाया। 8 वर्षों में लगभग 125 लोगों को मार चुका था। 200 से भी ज्यादा गांव के लोग उसके भय से आतंकित होकर 8 साल तक जिए। दूसरी तरफ दूसरा शिकारी कॉर्बेट, जो अपने जीवन में 33 आदमखोर जानवर मार चुके थे, 19 बाघ और 14 तेंदुए, भारत में और अन्य देशों में भी शिकार किए। यह था एक संग्राम दो शिकारियों के बीच। कौन जीतेगा? 125 लोगों को मारकर खाने वाला बेहद चालाक और खूंखार तेंदुआ, या फिर 33 से भी ज्यादा आदमखोर बाघ और तेंदुओं का शिकार करने वाले जिम कॉर्बेट? वह तो आने वाला समय ही बताने वाला था। मेरे साथ चलिए उन पगडंडियों पर जहां रहस्य सांस लेते हैं और हर छाया कुछ कहती है। कहते हैं जब संसार सो जाता है तब जागती है सिर्फ कहानियां। मेरा नाम है परम तेवर और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट परम तेवर बैक ऑन एयर। आज जिस सच्ची घटना की बात करने वाला हूं उसकी किताब मैंने बचपन में पढ़ी थी, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ऑथर्ड बाय जिम कॉर्बेट। और वो इतनी रोमांचक थी कि आज भी मुझे उसकी हर बात अच्छी तरह से याद है। यह कहानी सिर्फ एक शिकारी इंसान और एक शिकारी जानवर की नहीं है। यह कहानी है मानव और भय की, उस भय की जो हम सबके भीतर नहीं छिपा हुआ है। उत्तर भारत की ऊंची रहस्यमय घाटियां, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां मिलती है, वहीं बसा है रुद्रप्रयाग। यह भूमि भगवान शिव की है, पर कभी इस भूमि पर उतर आया था एक शिकारी जो मानव से भी अधिक चालाक और भयानक था। 1918 से 1920 तक भारत में महामारी फैली थी, प्लेग और स्पेनिश फ्लू। रोज इतने ज्यादा लोग मरते थे कि लकड़ी की कमी और संसाधनों के अभाव के कारण हजारों शव जलाए नहीं जाते थे। शव सीधे गंगा और अलकनंदा में बहा दिए जाते थे, क्योंकि गंगा एक पवित्र और पावन नदी है। उनमें से कुछ शव बहते बहते घने जंगल वाले क्षेत्रों में झाड़ियों में फंस जाया करते थे, जहां नदी के किनारे बहुत अधिक वनस्पति होती थी। इसी तरह इस तेंदुए को मिला तैयार भोजन। उसको अवसर मिला इंसान का मांस चखने का। उस महामारी ने प्रकृति में जन्मा दिया था एक नया शिकारी, रुद्रप्रयाग का मानव पक्षी तेंदुआ। यह तेंदुआ एक ऐसा शिकारी था जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि धैर्य, योजना और निरीक्षण से मारता था। उसकी शक्ति डरावनी थी, उसकी चालाकी भयानक थी, और उसकी चुप्पी जंगल की सबसे ज्यादा खौफनाक आवाज थी। जंगल के सभी खूंखार प्राणियों में तेंदुआ सबसे ज्यादा चालाक होता है। तेंदुआ प्रकृति का सबसे गुप्त रणनीतिक शिकारी केवल ताकत और तेजी से नहीं बल्कि धैर्य, निरीक्षण और छाया में चलने की कला से शिकार करता है। वह हिरण, बंदर, जंगली सुअर और छोटे प्राणियों का शिकार करता है। परंतु जब इंसान स्वयं असुरक्षित और आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो वह इंसानों को भी अपना शिकार मान लेता है। उसकी दृष्टि अंधेरे में स्पष्ट, उसकी चाल बिना आवाज के और उसकी रणनीतिक सोच मानव समान होती है। यही कारण है कि यह शिकारी जंगल का सबसे खतरनाक प्राणी बन जाता है। गांव वालों को समझ में आ गया था कि वह तेंदुआ भूख से नहीं भय से जिंदा था। जितना लोग डरते थे उतना ही वो ताकतवर होता जाता था। जितना लोग कांपते
उतनी ही उसकी आंखों की चमक तेज हो जाती। अगर आप कभी जंगल में गए और अकेले रात के अंधेरे में तेंदुए की दहाड़ सुनाई दे या फिर आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? यह मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहते हैं कि 1918 में रुद्रप्रयाग के लोगों की रातें बदल गई थी। मंदिरों की घंटियां अब भय की गूंज बन चुकी थी। बच्चों की हंसी डर के सन्नाटे में कहीं गुम हो गई थी। घाटियों में हर रात खामोशी छा जाती। रुद्रप्रयाग तीर्थ यात्रा का स्थान है। वर्ष के कुछ महीनों में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ जाती। धर्मशालाएं पूरी भर चुकी होती थी और तीर्थयात्री थककर सड़क किनारे या खुले में सो जाते। एक काली से भी ज्यादा काली रात को रुद्रप्रयाग का वो तेंदुआ, जिसे अब गांव वाले आदमखोर मान चुके थे, बिना किसी आवाज के एक हवा के झोंके की तरह एक सोते हुए तीर्थयात्री के पास तेंदुआ पहुंच गया और फिर एक सटीक प्राचीन शिकारी की तरह उसने अपने जबड़े सोते हुए यात्री के गले में घोंप दिए और उसे घसीटकर जंगल की ओर ले गया। बगल में सो रहे 2 अन्य तीर्थयात्री सुबह तक अनजान रहे। यह थी तेंदुए की विशेषता, जो तेंदुए को सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है। वह केवल ताकतवर नहीं, वह सोचने वाला शिकारी है। कुछ कहानियां रात में नहीं, रात से जन्म लेती है, और यह वही रात थी जब तेंदुए की मौजूदगी सिर्फ महसूस नहीं हुई, सुनी भी गई। एक छोटे गांव में तेंदुआ कई दिनों तक एक घर का निरीक्षण करता था। हर शाम वह देखता कब बच्चे बाहर आते, कब जानवर चराने के लिए निकाले जाते और कब वो चर के वापस आ जाते। उस घर में रहती थी एक छोटी सी लड़की, श्यामा। श्यामा रोज शाम को दिया जलाने के लिए भेड़ बकरियों के बीच से जाती थी। उसे नहीं पता था, उसे घूर रही थी 2 लाल तीखी आंखें। वह आंखें निरीक्षण कर रही थी, समझ रही थी श्यामा की गतिविधियां। एक शाम को श्यामा जैसे ही अपने भेड़ बकरियों के बीच में गई, तेंदुआ हमला करने के लिए तैयार था। उसकी रणनीति इतनी चतुर थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। तेंदुआ कई दिनों के निरीक्षण के बाद अपनी योजना पर अमल करने वाला था। जिम कॉर्बेट ने बाद में पग मार्क्स का अध्ययन किया। पुराने पग मार्क्स के निशान, नए पग मार्क्स के निशान, पैरों की दिशा और गहराई, ये सब देखकर पता चला कि यह तेंदुआ कई दिनों से निरीक्षण कर रहा था और हमले के सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। उस रात कॉर्बेट ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने दुनिया के कई शिकारी देखे हैं, पर रुद्रप्रयाग का यह तेंदुआ इंसानों की तरह सोचता है। यह शिकारी अपने शिकार की आदतों को पढ़कर रणनीति बनाकर हमला करता था। 8 वर्षों तक रुद्रप्रयाग की घाटियां इस शिकारी का आतंक झेलती रही। गांव वाले रात के सन्नाटे में कांपते, बच्चों को घर के अंदर बंद करते। रुद्रप्रयाग में अब कोई रात को नहीं सोता था। दरवाजों पर लकड़ी की मोटी बलियां लगाई जाती, घरों के भीतर दीपक बुझा दिए जाते ताकि कोई प्रकाश की किरण भी बाहर न जाए, कोई संकेत, कोई आवाज, कुछ भी उस तेंदुए तक ना पहुंचे। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती है जहां खामोशी भी डर बन जाती है। जब पेड़ों की सरसराहट किसी के कदमों की गूंज जैसी लगने लगती है, जब दीवारों की परछाइयां भी किसी दानवी शक्ति के होने का आभास कराती है। और तभी जंगल में एक शांति और रणनीति की ताकत का सामना हुआ। वो थे जिम कॉर्बेट। पहली रात जब जिम कॉर्बेट जंगल में गए, उन्होंने महसूस किया उन्हें कोई देख रहा है, दूर से, कहीं ऊपर से, शायद किसी पेड़ की छांव में या किसी अंधेरे कोने में। आंखें जो ना दिखी पर महसूस हुई, और उसी क्षण उन्होंने जाना, अब ये लड़ाई बंदूक और गोली की नहीं है, रणनीति और धैर्य की है। रुद्रप्रयाग का पूरा विस्तार जंगलों और गांवों से भरा था, पर रुद्रप्रयाग के इसी विस्तार के बीच से जाती थी गंगा नदी। एक विस्तार और दूसरे विस्तार के बीच से जाने के लिए एक लोहे का पुल था। जिम कॉर्बेट ने उसी पुल के ऊपर माचन बनाने का निर्णय लिया। वहां पर माचन बनाकर जिम कॉर्बेट पूरी रात भर बैठे रहते। माचन के सामने वाले छोर पर एक बड़ा सा पत्थर था, जिसको जिम कॉर्बेट ने चूने से रंगवा दिया था।
चांदनी रात में चांद का प्रकाश उसके ऊपर गिरता और वो पत्थर चमक उठता। कोई भी प्राणी अगर उसके सामने से गुजरता तो जिम कॉर्बेट को दिख जाता। पूरी रात भर वही पत्थर के सामने बंदूक लगाए हुए वो बैठे रहते। कई रात गुजर गई। हिमालय की ठंड में पूरी रात भर एक ही जगह पर बैठे रहना आसान काम नहीं था। लेकिन एक रात को जिम कॉर्बेट को सफलता मिली। उनको लगा कि शायद तेंदुआ वो पत्थर के सामने से गुजर रहा है। उन्होंने अपनी ट्रिगर पर उंगली दबाई और जोर से आवाज आई। पूरा जंगल उस बंदूक की आवाज से गूंज उठा। लेकिन जिम कॉर्बेट अभी पेड़ से उतरकर नहीं देख सकते थे। जान का खतरा अभी भी था। वो पूरी रात भर इस इंतजार में माचन पर बैठे रहे कि शायद मैंने वो गोली तेंदुए को लगा दी है। सुबह नीचे उतरकर जब उन्होंने देखा तो उस पत्थर के पास उसकी पूंछ के कुछ बाल गिरे हुए थे। तेंदुआ अभी भी बच गया था, जैसे मौत ने उसको हल्के से छुआ और फिर छोड़ दिया। कॉर्बेट 3 दिन तक उसी गांव में रुके, न सोए न कुछ बोले। बस हर शाम को अपने माचन पर जाकर बंदूक लेकर बैठ जाते। पूरी रात भर ध्यान लगाकर बैठे रहते, पर उनको सफलता नहीं मिली। कॉर्बेट मन में सोच रहे थे, वह मेरी हर चाल समझ जाता है, जैसे मैं उसे ढूंढ नहीं रहा, पर वो मुझे समझ गया है। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, लेकिन वो शायद मेरी हर गतिविधि को बड़ी बारीकी से निरीक्षण करता है, और जैसे मेरा मन भी वो पढ़ने लगा है। शिकार और शिकारी के बीच में एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। अब डर केवल गांव वालों का नहीं था। कॉर्बेट के भीतर भी एक सवाल पलने लगा था। क्या यह तेंदुआ सचमुच जानवर है या कोई आत्मा जो जंगल के शरीर में बंद है? कई हफ्ते बीत चुके थे। गांव वालों के चेहरे अब थकान से नहीं, अविश्वास से भरे थे। लोग दबी आवाज में एक दूसरे से बातें करते थे। क्या वो सच में मारा जाएगा? और कितनों की जान लेगा ये तेंदुआ? ये सच में कोई प्राणी है या कोई मायावी शक्ति का रूप? इस डर और आतंक के माहौल में बिताए हजारों लाखों लोगों ने 8-8 साल। फिर एक काली और भयानक रात आई। वो रात 30 नवंबर 1926। कॉर्बेट अपने मचान पर बैठे थे। चारों ओर अंधेरा और उनके हाथ में थी बंदूक, निशाना लगाए हुए अंधेरे में कहीं। वो बंदूक उनके लिए एक वचन था जो उन्होंने गांव वालों को दिया था। मचान के सामने वाले पेड़ के नीचे एक बकरी बांधी थी उन्होंने। बकरी की आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी। बकरी इतना शोर मचा रही थी मानो वो भी जान गई हो रुद्रप्रयाग के उस तेंदुए को। हवा में नमी थी और नमी में थी एक गंध, ऐसी गंध जिसे सामान्य इंसान नहीं पहचान सकते, लेकिन शिकारी जानते हैं। वो गंध थी मौत की। किसकी मौत, ये तय होना बाकी था। जो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया जानने वाली थी कि कौन शिकारी है और कौन शिकार बन जाता है। फिर अचानक हवाएं बदल गई। धीरे धीरे समझ में आ गया कि तेंदुआ आसपास ही है। अपने सटीक कदमों के साथ तेंदुआ आगे बढ़ रहा था। वह पल जिसमें 8 वर्षों का आतंक समाया हुआ था। उसका हर कदम 8 वर्षों की रणनीति और जंगल की खामोशी सब साक्षी थे। और एकदम से पूरा जंगल कांपने लगा। कई गांवों तक गोली की आवाज गूंज उठी। उस गोली ने निशाना साधा। तेंदुआ गिर पड़ा। सुबह जब पेड़ से उतरकर जिम कॉर्बेट ने उस तेंदुए को देखा तो उसकी आंखों में अभी भी कई शिकार करने की लालसा थी। पंछी फिर से चहकने लगे। दूर दूर के गांव वाले देखने आए। गांव वालों ने देखा कि जो वर्षों तक लोगों के मन में डर बनकर बैठा था, वो तेंदुआ अब मिट्टी में शांति से लेटा हुआ है। 8 वर्षों का लंबा आतंक समाप्त हुआ। जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में बहुत सारे खूंखार और नरभक्षी बाघ और तेंदुए की कहानियां लिखी है, पर रुद्रप्रयाग के इस तेंदुए के बारे में लिखने के लिए जिम कॉर्बेट ने एक पूरी बुक लिखी है, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। यह कहानी सिर्फ 2 शिकारियों की नहीं है, बल्कि मानव और प्रकृति, डर और धैर्य की कहानी है।
रुद्रप्रयाग का वह आदमखोर तेंदुआ मर गया, पर वो भय, वह कहानी आज भी उन पहाड़ों की हवाओं में जीवित है। क्योंकि कुछ शिकारी मरते नहीं, वह एक कथा बन जाते हैं। 100 साल बाद वह तेंदुआ आज भी रुद्रप्रयाग की कहानियों में है। घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को सुलाने के लिए यह कहानी जरूर सुनाते हैं। यह कहानी जैसे रुद्रप्रयाग का एक हिस्सा बन चुकी हो। आज भी रुद्रप्रयाग की घाटियों में जब रात का सन्नाटा छा जाता है तो लोग कहते हैं कभी कभी उस पुल के पास एक छाया चलती दिखाई देती है। शायद वह तेंदुआ नहीं है, शायद वह उस युग की याद है जब मानव और प्रकृति एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। मेरा नाम परम तेवर है और आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं परम तेवर बैक ऑन एयर। ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे पॉडकास्ट पर बने रहें। अगली किसी कहानी में फिर से मुलाकात होगी। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर।